एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम देखेंगे एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया, भारत के हाथी संरक्षित क्षेत्र। दुनिया में हाथी मेनली या तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं या एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, यानी केवल दो महाद्वीप में हाथी पाए जाते हैं। जो अफ्रीका में पाए जाते हैं उन्हें अफ्रीकन एलिफेंट बोलते हैं, जो एशिया में पाए जाते हैं उन्हें एशियन एलिफेंट बोलते हैं। क्योंकि हमें अफ्रीका से कोई लेना देना नहीं है, हम इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इंडिया एशिया का पार्ट है, तो हम केवल एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में 13 कंट्री हैं जिनमें एलिफेंट पाए जाते हैं और ये एलिफेंट रेंज कंट्री कहलाती हैं। इन कंट्री को दोस्तों एलिफेंट रेंज कंट्री कहा जाता है। इसको मैंने दो भागों में बांटा है। पहला है दक्षिण एशिया, साउथ एशिया, यानी कि जो सार्क कंट्री हैं उनमें आते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, यानी सार्क कंट्री। सार्क एक संगठन है, आपको मालूम होगा। दूसरा है साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी जो आसियान कंट्री हैं। तो टोटल 13 देश हैं दोस्तों। आसियान में कौन कौन है? कंबोडिया। चाइना आसियान का हिस्सा नहीं है, चूंकि साउथ का नहीं, ईस्ट एशिया का कंट्री है चाइना, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है। तो कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, आसियान कंट्री एंड चाइना मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं। तो टोटल 13 देश हैं जिसमें एलिफेंट पाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एशियन एलिफेंट की दोस्तों। अब एशियन एलिफेंट पे आते हैं। एशियन एलिफेंट होते क्या हैं? मैं आपको एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताऊंगा, उसके पहले थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो हाथी होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं? आपने देखा दो प्रकार की हाथियां होती हैं, एक एशियन एक अफ्रीकन, दो प्रजातियां होती हैं। एशियाई हाथी जो एशियन एलिफेंट है फ्रेंड्स, एशियन एलिफेंट्स का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम जो होता है वो होता है एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस। अब जो भी साइंटिफिक नेम होता है उसके बारे में थोड़ा सा बतला दूं। इसमें जो पहला एलिफस है उसे जीनस बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसे स्पीसीज बोलते हैं, यानी मैक्सिमस स्पीसीज है। तीसरा नाम सब स्पीसीज का होता है जिसे हिंदी में उप प्रजाति कहते हैं, अर्थात जीनस, प्रजाति, उप प्रजाति हम कहते हैं। तो 3 उप प्रजातियां भी एशिया के हाथियों में 3 उप प्रजातियां भी मिलती हैं। 3 सब स्पीसीज आर रिकॉग्नाइज्ड, 3 उप प्रजातियां भी पाई जाती हैं। हालांकि एशियन एलिफेंट में जितने भी होंगे सबके नाम में एलिफस मैक्सिमम लगा होगा, लेकिन 3 उप प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनमें पहला है एलिफस मैक्सिमस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस मैक्सिमस ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये श्रीलंका में पाई जाती हैं। दूसरा है दोस्तों उप प्रजाति की मैं वो नाम बतला रहा हूँ, यानी सब स्पीसीज का नाम बतला रहा हूँ, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। इसमें जो एलिफस है ये जीनस है, मैक्सिमस है वो स्पीसीज है, और जो इंडिकस है वो सब स्पीसीज यानी उप प्रजाति है। ये मेनली एशिया में, यानी भारतीय हाथी इनको हम बोलते हैं इंडिकस, यानी इंडियन एलिफेंट इन्हें बोला जाता है। एक श्रीलंका की हाथी, एक इंडिया की हाथी, और सब मिला करके कुल 13 कंट्री होती हैं दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, तीसरा है एलिफस मैक्सिमस सुमेट्रानस। एलिफस मैक्सिमस सुमेट्रानस, ये सुमात्रा द्वीप जो है, इंडोनेशिया का एक द्वीप है दोस्तों। तो सुमात्रा यानी इंडोनेशिया की हाथियों का साइंटिफिक नेम ये है। तो हुआ क्या दोस्तों, भारत सरकार ने 2010 में भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया था। भारत सरकार ने 2010 में भारतीय हाथी को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया था। यानी अगर आपसे कोई पूछे नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, तो आप कहेंगे एलिफेंट, और वो भी इंडियन एलिफेंट। भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय हाथी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध किया गया है। अब शेड्यूल 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में जो भी रहती हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, और शेड्यूल 2 में उससे कम, शेड्यूल 3 में उससे कम, शेड्यूल 4 में उससे कम, और शेड्यूल 5 में जो होती हैं उन्हें वर्मिन कहा जाता है फ्रेंड्स, उन्हें वर्मिन कहा जाता है। और जो वर्मिन होते हैं उन्हें आप मार सकते हो, मारने पर आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको टाइगर रिजर्व वाले वीडियो में बतलाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बट अगर मैं एशियन एलिफेंट बोल रहा हूं तो समझना कि मैं
मैं एलिफस मैक्सिमस इंडिकस की बात कर रहा हूं, यानी इंडियन वैरायटी की बात मैं कर रहा हूं। यदि मैं एशियन एलिफेंट बोलूंगा दोस्तों तब। अब देखते हैं, इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, या कह लीजिए आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं साइट्स, जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स साइट्स। इसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका फुल फॉर्म यानी जंगली पौधे और जंगली जानवर, उनको बचाने के लिए उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो नियामक है वो साइट्स है। तो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी इंडियन एलिफेंट को रखा गया है। और यहां भी वही बात है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया है, उसी तरह से वहां पे जैसे शेड्यूल है उसी प्रकार से साइट्स में अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इंडियन एलिफेंट को। और अपेंडिक्स 1 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अपेंडिक्स 1 का मतलब यह होता है कि जिस एनिमल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली हुई है, यानी जिसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है उसे मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली हुई है, यानी सबसे कठोर कानून जो साइट्स के हैं वो इस पर लागू होते हैं, जो अपेंडिक्स 1 में लिस्टेड होते हैं। तो साइट्स को हम वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, साइट्स को हम वाशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो भारतीय एलिफेंट को साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी परिशिष्ट 1 में फ्रेंड्स रखा गया है इंडियन एलिफेंट को। अब कुछ बातें देखेंगे। हाथी भारत में टोटल 28 राज्य हैं, 16 राज्यों में पाए जाते हैं। ऐसे तो 23 में मिलते हैं, लेकिन अभी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप जानिए 16 राज्यों में भारत के हाथी पाए जाते हैं। हाथी से मतलब मेरा यह है जंगली हाथी, पालतू हाथी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो मंदिर में हाथी होते हैं उनकी बात भी मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ राज्यों में और विस्तार हो चुका है जहां उन्हें कभी नहीं देखा गया था। जैसे आप उदाहरण ले लो हरियाणा का। हरियाणा में कभी नहीं देखा गया था हाथी को, लेकिन अब यहां भी वो मिलते हैं। और यहाँ जंगली हाथी की बात हो रही है, पालतू हाथी या जो मंदिर में हाथी होते हैं फ्रेंड्स, उनकी बात नहीं हो रही है। ये चीज़ अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। एक बात और बतलाता हूँ आपको। आपने साइट्स के बारे में देखा, एक चीज़ अभी अभी हुई है, आप जानते हैं CMS, अभी अभी हुई है ये CMS। अब CMS क्या है, CMS किसको बोलते हैं? तो जो विचरण करने वाले जीव हैं, यानी माइग्रेटरीज स्पीसीज हैं, जिन्हें कहा जाता है माइग्रेटरीज स्पीसीज, उनके संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन है, यानी जो सम्मेलन है, उसे CMS कहा जाता है। और इसका 13वां सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP13 गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था फ्रेंड्स। इसका 13वां सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। और तो भारत की रिक्वेस्ट पर CMS ने अपने भी अपेंडिक्स 1 में इंडियन हाथी को डाल दिया है। और CMS के अपेंडिक्स 1 में होने का मतलब है कि जो जानवर है वो खतरे में है, यानी कि ये ऐसे प्रवासी जानवर है जो खतरे में है, यानी कि इन्हें भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो CMS ने भी इंडियन एलिफेंट को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी हुई है। CMS ने भी फ्रेंड्स इंडियन एलिफेंट को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। एक बात और ध्यान रखिए, इस COP13 में 3 अन्य जानवरों को भी CMS के अपेंडिक्स 1 यानी परिशिष्ट 1 में जोड़ा गया है। पहला है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है एशियन एलिफेंट और तीसरा है बंगाल फ्लोरिकन। भारत सरकार के अनुरोध के बाद इन्हें भी CMS के परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। परिशिष्ट 1 का मतलब क्या होता है? इसमें भी 1, 2, 3, 4 होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, वैसे वैसे कानून जो है वो ढीले होते जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, हाथी से रिलेटेड स्टैटिक जीके ये भी बन चुका है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत का पहला पुनर्वास केंद्र कोट्टूर केरल में स्थापित किया जाना है, मतलब प्रपोज्ड है, किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर इज टू बी सेट अप इन कोट्टूर केरला। पहला पुनर्वास हाथियों का केंद्र। और भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल दोस्तों मथुरा में खोला गया है। मथुरा कहाँ पे है? यूपी में है। और इसको खोला है एक NGO ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ SOS।
वाइल्ड लाइफ SOS NGO का नाम है, जिस NGO ने भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल खोला है। यानी कि भारतीय हाथी साइट्स में भी अनुसूची 1 में है, यानी स्केड्यूल 1 में है। इसके अलावा CMS में भी स्केड्यूल 1 में है, और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में भी स्केड्यूल 1 में है, और नेशनल हेरिटेज एनिमल तो है ही। तो ये 4 काम भारतीय गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन एलिफेंट के साथ किया है। अब आते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट पे। प्रोजेक्ट एलिफेंट है क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई इसको देखेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत दोस्तों 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, और यह है, जान लीजिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की 2 स्कीम होती है। ये मतलब स्कीम 2 टाइप की होती है गवर्नमेंट की। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरी होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जिसे हिंदी में केंद्र प्रायोजित योजना बोलते हैं, तो केंद्र प्रायोजित योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर धन खर्च करती हैं। वो किसी भी अनुपात में हो सकता है, 70-30, 80-20, 50-50। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, उसमें सारा पैसा 100% जो खर्चा आता है, वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? 1992 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्कीम 2 टाइप की होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। हिंदी में केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। अब विश्व हाथी दिवस दोस्तों मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस जो है ये मनाया जाता है दोस्तों कब? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये सब मैं आपको बतला चुका हूँ। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैला सकें। और सबसे पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। विश्व हाथी दिवस सबसे पहली बार अब 2012 में मनाया गया था 12 अगस्त को, ताकि एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की तत्काल दुर्दशा पर ध्यान दिया जा सके। और ध्यान दीजिए, इंडिया के 3 स्टेट ऐसे हैं जिनके राजकीय पशु, इंडिया के 3 स्टेट की बात कर रहा हूं, भारत का तो नेशनल हेरिटेज, विश्व राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, लेकिन इंडिया के 3 स्टेट का स्टेट एनिमल है। झारखंड, केरला और कर्नाटका का स्टेट एनिमल है हाथी। और एक बात जान लीजिए, एक होती है गज यात्रा जो गवर्नमेंट निकालती है। गज यात्रा में कृत्रिम हाथियों की यात्रा निकाली जाती है, मीन्स कृत्रिम आर्टिफिशियल एलिफेंट बनाए जाते हैं हाथियों का उत्सव मनाने के लिए। और ये हाथी की जो गलियारे होते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर, अभी उसके बारे में बताऊंगा, उनकी आवश्यकता को उजागर करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है गज यात्रा। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, एशियाई एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको 6 डिफरेंस मोटा मोटा बतलाऊंगा। सबसे पहले एशियन एलिफेंट के बारे में बतलाता हूं। एशियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट से आकार में छोटे होते हैं। डिफरेंस 1 हो गया। फिर से रिपीट करता हूं, एशियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट से आकार में छोटे होते हैं। दूसरे डिफरेंस पे आते हैं, डिफरेंस नंबर 2। डिफरेंस नंबर 2 है दोस्तों, इनके जो दांत होते हैं, जिसे हाथी के दांत को हम टस्क बोलते हैं, इंग्लिश में से आइवरी भी कहीं कहीं बोलते हैं, आइवरी या टस्क। तो जो टस्क होते हैं एशियन एलिफेंट में, वो केवल नर हाथी में पाए जाते हैं, नर हाथी में पाए जाते हैं। एशियन एलिफेंट के नर हाथी में ही केवल टस्क पाए जाते हैं, और अफ्रीकन एलिफेंट के नर और मादा दोनों हाथी में टस्क यानी आइवरी पाए जाते हैं, यानी हाथी के दांत पाए जाते हैं। हाथियों का शिकार इन्हीं दांत के लिए दोस्तों किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनका बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है। और एक बात, एशियन एलिफेंट के जो दांत होते हैं वो नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ। अंदर और नीचे में डिफरेंस है, अंदर की तरफ नहीं। जब हाथी दांत निकलते हैं तो ऐसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट के जो दांत होते हैं वैसे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। एशियन एलिफेंट की जो त्वचा होती है उस पर झुर्रियां नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, उस पर झुर्रियां नहीं होती हैं, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट की जो त्वचा होती है वो झुर्रीदार होती है। एशियन एलिफेंट साइज में तो छोटे होते ही हैं, और कान में भी दोस्तों इनका कान भी जो होता है वो छोटा होता है, मीन्स ईयर भी कान छोटा होता है एज कंपेयर टू अफ्रीकन एलिफेंट। अब छठा और आखिरी है, एक संस्था है IUCN, जिसका मुख्यालय ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ? स्विट्जरलैंड में। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है?
IUCN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। तो खतरे में आने वाली प्रजातियों को IUCN की एक बुक होती है जिसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में जो प्रजातियां, जो जीव जंतु खतरे में होते हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है। इतना जान लीजिए आप, रेड डाटा बुक में इनको सूचीबद्ध किया जाता है। तो एशियन एलिफेंट को इन्होंने सूचीबद्ध किया है किस कैटेगरी में? इंडेंजर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं लुप्त प्राय कैटेगरी में। और अफ्रीकन एलिफेंट को इन्होंने सूचीबद्ध किया है कमजोर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वल्नरेबल। VULNERABLE। ये इनकी सूचियां हैं, 5, 6, 7, 8 कैटेगरी हैं। तो यानी एशियन हाथी ज़्यादा खतरे में है और अफ्रीकन हाथी कम खतरे में है। जो जानवर खतरे में होते हैं उन्हें रेड डाटा बुक में लिस्ट किया जाता है और कैटेगरी वाइज बताया जाता है कि कितना खतरा है उस पर। तो जो अफ्रीकन है उन पे उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? वल्नरेबल यानी कमजोर, और जो एशियन है उनको लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड। इसके बाद उसके ऊपर होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसके ऊपर होता है एक्सटिंक्ट। वो और ज़्यादा खतरे में होते हैं, जो एक्सटिंक्ट होते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं। हाथियों की जनगणना दोस्तों हर 5 साल में होती है। पिछला वाला जनगणना 2017 में हुआ था और अगला जनगणना 2022 में होगा। 2017 की जनगणना में एशियाई हाथियों की जनसंख्या का अनुमान 2022 की जनगणना की अपेक्षा वो कम था। 2017 में जो अनुमान लगाया गया वो 29,391 और 2017 में जो अनुमान लगाया गया वो 27,000 के आसपास अनुमान लगाया गया था, 27,312। आप अप्रॉक्सीमेटली 27,000 मान लीजिए। और 2012 की जो जनगणना में अनुमान था वो 29,000 से 30,000 के बीच में था, 29,000 से 30,000 के बीच में था। तो 2012 के बाद 2017 में जो सेंसस हुआ उसमें इनकी संख्या में कमी देखी गई है। ये जनगणना कौन कराता है दोस्तों? ये जनगणना कराता है, सेंसस कराता है एलिफेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हिंदी में इसे कह सकते हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका जनगणना कराता है। अगला जनगणना 2022 में होगा। अब जनगणना में आया क्या? 2017 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम 3 राज्य ये हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हाथी हैं। सबसे ज़्यादा हाथी कहां पर हैं? तो सबसे ज़्यादा हाथी कर्नाटक में है, 6,049। इसके बाद असम का नंबर आता है 5,719। उसके बाद केरल का नंबर आता है 3,054। ये टॉप 3 स्टेट हैं इंडिया के जिसमें हाथियों की संख्या निम्नलिखित है। और भारत के 16 राज्यों में लगभग हाथी पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप टेबल वाइज देखेंगे तो वहाँ पर 23 राज्यों में दिख जाते हैं हाथी, जैसा कि पहले ही मैंने बताया था। इसका कारण है 23 राज्यों में क्यों दिख जाते हैं, जब हमने शुरू में कहा कि 16 राज्यों में ही हाथी पाए जाते हैं। अर्लियर 16 में ही हमने अभी बताया है। इसका कारण यह है कि हाथी अपना मूल निवास छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। अब दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं? पहला रीजन है, ऐसा इसलिए हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर हैबिटेट, क्योंकि जंगलों के काटने से उनका आवास नष्ट हो जा रहा है। और दूसरे राज्यों में जाने का दूसरा रीजन है, कुछ स्थानों पर हाथियों का स्थानांतरण मानव पशु संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाता है, मतलब आपस में जो झगड़ा होता है मनुष्य का हाथियों से, उसके परिणाम स्वरूप भी वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। इसके अलावा हाथी कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां उन्हें रहना मुश्किल लगता है। कभी कभी वे बिजली के तारों में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। और बिजली के तारों से जब हाथी मरते हैं उसे इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। बिजली के तारों से जब हाथी मरते हैं उन्हें इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 2009 से 2017 की अवधि में लगभग 461 हाथियों की मौत इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है। 461 हाथियों की मौत इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है, यानी बिजली के तार से टकराने के कारण हुई है। जब हाथी का गलियारा पढ़ेंगे आप, एलिफेंट कॉरिडोर, आपको सब समझ में आएगा। जैसा कि हम पहले ही बतला चुके हैं कि 23 में भी मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं 23 में? क्योंकि वो अपना मूल निवास छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। लेकिन मूल रूप से 16 राज्यों में पाए जाते हैं। यूपी भी उनमें से एक है, आप जान लीजिए। लेकिन आंध्र प्रदेश में अब 65 हाथी हैं। पहले आंध्र प्रदेश में हाथी बिल्कुल नहीं था। कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश में दोस्तों हाथी बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिलहाल आंध्र प्रदेश में हाथियों की संख्या 65 है। वे आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु से आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि कुछ साल पहले तमिलनाडु में सूखा पड़ा था, इसलिए हाथियों ने तमिलनाडु छोड़ना शुरू कर दिया था।
ड्रॉट के कारण हाथियों ने तमिलनाडु छोड़ना शुरू कर दिया था। हाथी के निवास स्थान का विस्तार चिंताजनक है क्योंकि इसमें मानव पशु संघर्ष में वृद्धि हो सकती है। इनके निवास स्थान को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हर जगह तो मनुष्य रहते हैं दोस्तों। अब कुछ और जान लीजिए आप, कुछ राज्यों के बारे में बतला रहा हूं जहां पर हाथी पहले नहीं मिलते थे लेकिन अब यहां पर वो पाए जाने शुरू हो गए हैं, जैसे मणिपुर, मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार हाथियों की सूचना मिली है कि यहां भी हाथी पाए जाते हैं। अब देखिए, जनगणना तो 2017 में हुई लेकिन रिपोर्ट आते आते दोस्तों 2 साल लग जाते हैं। तो फाइनल रिपोर्ट इसकी पब्लिश हुई 2019 में। फाइनल रिपोर्ट जो हाथी के एलिफेंट सेंसस की आई वो 2019 में पब्लिश हुई। जैसे जो टाइगर का फाइनल रिपोर्ट 2018 में पब्लिश हुआ था, जबकि जनगणना 2018 में हुआ था और पब्लिश हुआ था दोस्तों 2019 में जो टाइगर का सेंसस था। टाइगर का सेंसस भारत में पहली बार 2006 में किया गया था, दूसरा 2010, तीसरा 2014 और चौथा 2018 और पांचवा होगा 2022 में। यानी 4 साल बाद टाइगर का सेंसस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और 5 साल बाद हाथियों का सेंसस करती है। एक बात ध्यान रखिए, 2017 की जनगणना के अनुसार देश में हाथी की आबादी 29,964 अनुमानित थी। मतलब 2017 में जब इन्होंने अपना एक अंतरिम रिपोर्ट, जिसे अंतरिम रिपोर्ट कहते हैं, प्रकाशित किया था, उसमें इन्होंने बतलाया था इतना अनुमान लगाया गया था। प्रारंभ में यह कहा गया था कि यह संख्या 27,312 थी, लेकिन 2017 की जनगणना की जब अंतिम रिपोर्ट आई दोस्तों, फाइनल रिपोर्ट, उसमें 29,964 हो गई। प्रारंभ में ये कहा गया था, जब 2017 में इसका अंतरिम रिपोर्ट आया था तो उस समय 27,312 बताया गया था, 27,312 बताया गया था, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट आई तो 29,964 की रिपोर्ट आई। अब किस रीजन में हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं अगर कंपेयर किया जाए तो दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण क्षेत्र में, साउथ रीजन में 14,612 हाथी पाए जाते हैं। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आप आइडिया ले लीजिए कहाँ पे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। और उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 10,139 एलिफेंट पाए जाते हैं। यानी उत्तर भारत में जंगली हाथी कम पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उन 16 राज्यों में है तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर भारत का एक राज्य है, लेकिन कम पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, यानी ये जो आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया था कि आप जो है बंदी हाथियों का भी जनगणना कराएं। जी, बंदी हाथियों को बोलते हैं एलिफेंट्स इन कैप्टिविटी, एलिफेंट्स इन कैप्टिविटी। तो पहली बार भारत सरकार ने बंदी हाथियों का भी जनगणना कराया। बंदी हाथी मतलब कुछ लोग जो पालतू रखते हैं, और साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो आपको प्रायः देखने को मिल जाएगा कि वहां पर हर मंदिर में एक हाथी मौजूद रहती है। तो इस सर्वेक्षण के अनुसार दोस्तों 2454 यानी 2454 हाथी इंडिया में एलिफेंट्स इन कैप्टिविटी हैं। 2454 एलिफेंट यानी पालतू कह लीजिए या बंदी हाथी हैं। और यह जनगणना भारत में पहली बार 2019 में कराई गई है। अब ये जो 2454 है, इनमें से 560 हाथी वन विभाग के संरक्षण में है। 560 हाथी जो हैं वो वन विभाग के संरक्षण में है दोस्तों, और 1687 हाथियों को लोगों ने पालतू बनाकर रखा हुआ है। ये एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है, केवल यही जानना है जो मैंने आपको बताया था। भारत में सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं और एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, 30 है, अभी बतलाऊंगा आपको। एक बात और जान लीजिए, सभी बंदी हाथियों में यानी एलिफेंट्स इन कैप्टिविटी में 58% हाथी केवल 2 राज्यों में है। सबसे ज़्यादा असम में है 905, उसके बाद केरला में है 518। टोटल 2454 का 58% इन्हीं 2 राज्यों में ही है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब एक कंसेप्ट है माइक्स। माइक क्या है? तो जो एक संस्था मैंने शुरू में आपको बताया था, साइट, एक संस्था मैंने आपको शुरू में बताया था CITES, साइट्स, जो हाथियों की निगरानी वाली एक संस्था है। अपेंडिक्स 1 में साइट्स ने भी इंडियन एलिफेंट को रखा हुआ है। तो साइट्स ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है दोस्तों माइक। साइट्स ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है माइक। अब देखते हैं माइक क्या है। मतलब एक प्रोग्राम चलाया जिसको माइक कहा जाता है। माइक क्या होता है? देखो, साइट की बात हमने कर ली कि साइट का जो अपेंडिक्स 1 है उसमें हाथी आता है, यानी मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो साइट्स ने ही एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट।
मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ द एलिफेंट। इस कार्यक्रम का दोस्तों नाम है हाथी मर क्यों रहे हैं। इसकी स्टडी की जाती है माइक्स के अंतर्गत, मतलब माइक्स प्रोग्राम के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है हाथी मर क्यों रहे हैं। माइक्स मीन्स, अगर हिंदी में माइक्स का आप देखेंगे फुल फॉर्म, तो हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी वाला प्रोग्राम है ये। माइक्स प्रोग्राम दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जिनमें भारत भी आता है, 2003 में स्टार्ट किया था। माइक्स प्रोग्राम को 2003 में स्टार्ट किया गया था दक्षिण एशिया में। इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह सिलेक्ट करते हैं जहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे, हम इस बात का निरीक्षण करेंगे कि हाथी अगर मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, और उन जगहों को हम बोलते हैं माइक साइट्स। तो हर देश में कुछ न कुछ ऐसी साइट होती है। जैसे भारत में अब आप जानते हैं कि 30 एलिफेंट यानी 30 एलिफेंट रिजर्व हैं। भारत में इस समय 30 एलिफेंट रिजर्व हैं दोस्तों। तो 30 एलिफेंट रिजर्व में उनमें से हम देखेंगे कि भाई हमें माइक साइट्स कौन कौन सी देखनी है। तो माइक साइट्स में अगर कोई हाथी मरता है तो वो हाथी का जो शव होता है उसकी जांच की जाती है, और हाथी मरा क्यों है इस बात का पता लगाया जाता है माइक साइट्स में, अगर कोई हाथी मरता है तो। और फिर हमें पता चलता है कि हाथियों के मरने का कारण क्या है। हाथियों के मरने का दोस्तों कारण क्या है। जैसे पिछले साल हाथियों में एक वायरस फैल गया था जिसको EEHV वायरस बोलते हैं। एलिफेंट्स एलिफेंट एंड्रोथीलियोट्रॉपिक हर्पिज वायरस यानी हाथियों में भी हर्पिज वायरस फैल गया था, और पिछले साल काफी हाथी भारत में मरे EEHV वायरस के कारण। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला, हमने हाथी का जो शव है उसको लिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में भेज दिया। तब पता चला कि EEHV वायरस की वजह से डेथ हुई है। तो भारत में माइक साइट्स कौन कौन सी हैं वो आपको हम बताते हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए। चिरंग रिपू और धांग पटकी, ये दोनों कहाँ पे हैं? असम में है। और एक माइक साइट है पूर्वी द्वार, ये वेस्ट बंगाल में है। अरुणाचल प्रदेश में है देमोली यानी देवमली। मेघालय में है गारो हिल्स, गारो खासो जयंतिया की पहाड़ियाँ भी मेघालय में है। उड़ीसा में है मयूरभांज। कर्नाटक में है मैसूर। नीलगिरी है तमिलनाडु में, नीलगिरी माइक साइट्स है। शिवालिक है उत्तराखंड में। और वायनाड है केरला में, जहाँ से सांसद हैं कांग्रेस के राहुल गांधी। राहुल गांधी। अब देखते हैं एलिफेंट्स कॉरिडोर क्या होते हैं। हाथी के गलियारे, एक हाथी रिजर्व से, जैसे मैंने आपको बताया भारत में कुल 30 हाथी रिजर्व है। मान लो ये 2 हाथी रिजर्व है, ए और बी। अब ए हाथी रिजर्व से बी हाथी रिजर्व में अगर एलिफेंट्स जा रहे हैं, एलिफेंट्स को आप नहीं भेजते हो, वो अपने आप इधर से उधर टहलते रहते हैं, जा रहे हैं, तो जिस रास्ते से वो जाते हैं उसी को बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर। जिस रास्ते से जाते हैं यानी हाथी का गलियारा। सबसे अधिक गलियारे पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक हाथी के गलियारे पश्चिम बंगाल में है, ये इंपॉर्टेंट है। और टोटल 100+ एलिफेंट कॉरिडोर है इंडिया में टोटल। इन गलियारों में दोस्तों हाथी सुरक्षित उतने नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर आप एलिफेंट रिजर्व में हैं तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट कुछ प्रोटेक्शन देगी, लेकिन आप जाओगे इधर उधर तो वहाँ पे गवर्नमेंट कितना प्रोटेक्ट करेगी आपको। विभिन्न गतिविधियाँ इन गलियारों को प्रभावित करती हैं, जैसे हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो गया, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण भी हाथी मर जाते हैं। अवैध शिकार भी इन गलियारों में हो जाता है। लोग शिकार करके हाथी का दांत चुरा लेते हैं और 100 को वहीं पर छोड़ देते हैं। कृषि गतिविधियाँ, स्टैंडर्ड एंड बर, झूम खेती या स्थानांतरण खेती जो होती है, इन सब कारणों से भी इनके ऊपर आफत आई रहती है। अब देखेंगे हम भारत में एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये देखेंगे हम दोस्तों। तो सारे एलिफेंट रिजर्व एक एक करके देखने के पहले हम सबसे पहले 30वां एलिफेंट रिजर्व जो भारत में है, क्योंकि 30 ही हैं। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो अलग अलग वेबसाइट पे कहीं कहीं 32 मिल जाएगा, कहीं 31 मिल जाएगा, कहीं 30, कहीं 29 मिल जाएगा, लेकिन जो यहां बताया जा रहा है वो पूरी तरह पूर्णतया सत्य है।
सिंगफांग एलिफेंट रिजर्व। सिंगफांग एलिफेंट रिजर्व भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व है। अब वो 32 क्यों लिख देते हैं मैं आपको बताऊं। क्योंकि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में स्टार्ट हुआ था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो कुछ 3-4 ऐसे हैं, मैं अभी आपको बतलाऊंगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दे दिया है, उसने बोल दिया है कि इंडिया में इनको जो है आप एलिफेंट रिजर्व बना दो। लेकिन चूंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में दोनों का अप्रूवल जरूरी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव नहीं किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाओगे तो हो सकता है 32 मिल जाए, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मैच करके आप देखोगे तो इंडिया में टोटल ऑथेंटिकली 30 ही एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व क्या है? जहां पे हाथी है उसको एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। कई बार कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको भी एलिफेंट रिजर्व बना दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर आ गया जो 1992 में शुरू हुआ था। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जब प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसे हम टाइगर रिजर्व बोल देते हैं। उसी तरह हम एलिफेंट रिजर्व भी बनाते हैं। इनफैक्ट ये नेशनल पार्क भी हो सकता है। तो इंडिया में कुल 30 है। 30वां एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? सिंगफांग एलिफेंट रिजर्व। यह नागालैंड में स्थित है, मोन जिले में। नागालैंड के मोन जिले में यह दोस्तों स्थित है। नागालैंड के मोन जिले में दोस्तों यह स्थित है। और कुछ बातें आप जान लीजिए। लेमरू एलिफेंट रिजर्व अभी तक आधिकारिक एलिफेंट रिजर्व नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी इसे एलिफेंट रिजर्व घोषित नहीं किया है। केवल केंद्र सरकार ने इसे हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव दिया है, जो बात मैं आपको बतला रहा था। नाम है इसका लेमरू एलिफेंट रिजर्व। पिछले 10 वर्षों में केवल 3 हाथी रिजर्व बनाए गए हैं। देखिए, प्रोग्राम शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, 1992 में। 1992 से लेकर 2010 तक 18 साल में 27 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए थे, लेकिन पिछले 10 साल में केवल 3 बनाए गए हैं। अभी हाल ही में बना है ये 30वां जो आपने देखा, और भारत का 29वां एलिफेंट रिजर्व है दोस्तों, जिसका नाम है डंडेली एलिफेंट रिजर्व। इस नाम से एक टाइगर रिजर्व भी है, डंडेली कांसी टाइगर रिजर्व। तो डंडेली एलिफेंट रिजर्व ये कर्नाटक में है। इसे 2015 में बनाया गया था। 2015 में इसे बनाया गया था। ये भारत का 29वां एलिफेंट रिजर्व था। और 28वां एलिफेंट रिजर्व है, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, बदालखोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ में है। बदालखोल तमोल पिंगला हाथी एलिफेंट रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ में। इसे 2011 में बनाया गया था। तो 2011 में 28वां बना, 2015 में 29वां बना, और अभी हाल ही में बना है 30वां। तो 30 हैं। पिछले 10 सालों में केवल 3 ही एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। और देयर आर 4 प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। 4 प्रपोज्ड एलिफेंट रिजर्व हैं दोस्तों इंडिया में। वो कौन कौन से हैं? मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी राज्य सरकारों ने अप्रूव नहीं किया है। ये चारों हैं। लेमरू मैं आपको बतला चुका हूँ। लेमरू कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि इसे अब एलिफेंट रिजर्व बना दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी नहीं बना रही है। साउथ उड़ीसा एलिफेंट रिजर्व, बैतमी एलिफेंट रिजर्व और खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व, ये चारों प्रपोज्ड हैं। ये चारों जब बन जाएंगे तो इंडिया में एलिफेंट रिजर्व हो जाएंगे 34। अब एक एक करके दोस्तों हम एलिफेंट रिजर्व देखेंगे। एलिफेंट रिजर्व इन नॉर्थ ब्रह्मपुत्र रीजन, यानी उत्तर ब्रह्मपुत्र के हाथी रिजर्व, अरुणाचल और असम में। एक है दोस्तों कमेंग, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कमेंग एलिफेंट रिजर्व। दूसरा है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ये असम में है। और देखते हैं पूर्वी द्वार, ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व, ये पश्चिम बंगाल में है। चिरांग रीपू, ये असम में है। यही जानना है आपको। और आपको ये बताऊं, ये दोनों माइक साइट्स भी हैं। जब माइक साइट्स, पीछे आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो ये दोनों माइक साइट्स भी थी। चिरांग रीपू जो असम में है, और वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न दुआर पर्वत की जो तलहटी होती है दोस्तों, माउंटेन का जो फुटहिल होता है, उसी को हम दुआर बोलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसी को हम तराई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ घर के द्वार से मतलब नहीं है। अब कुछ एलिफेंट रिजर्व और देखते हैं। बदालखोल
तमोर पिराला पिंगला, बदालखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, जो भारत का 28वां एलिफेंट रिजर्व है। यह एक बहुत प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य भी था, एक फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था। 2011 में ये बना था दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको बताया संबलपुर उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में है, महानदी एलिफेंट रिजर्व। मयूरभंज उड़ीसा में है। मयूर झरना दोस्तों ये दक्षिण यानी साउथ पश्चिम बंगाल में है, और कुछ पार्ट इसका उड़ीसा में भी है। सिंह भूमि ये झारखंड में है। सिंह भूमि दोस्तों ये झारखंड में है। अब कुछ हम तमिलनाडु और केरल के देखेंगे तो अनाईमुडी केरल में है, ध्यान दीजिएगा, अनाईमुडी एलिफेंट रिजर्व केरल में है, अन्नामलाई एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है। अब दक्षिणी नीलगिरी के कुछ टाइगर एलिफेंट रिजर्व हम देखेंगे। दक्षिणी नीलगिरी के कोयम्बटूर ये तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में है, और नीलांबर एलिफेंट रिजर्व ये केरल में है। पेरियार एलिफेंट रिजर्व, पेरियार नदी भी है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार बहुत कुछ है पेरियार के नाम से, केरल में है ये पेरियार। श्रीविल्लीपुतूर ये तमिलनाडु में है। एक बात और बताऊं, श्रीविल्लीपुतूर की एक मिठाई थी जिसे बोलते हैं पलकोवा, इसे अभी रिसेंटली ही जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक भी मिला था। ये करंट की चीज है, ये दोस्तों करंट की चीज है। अब काजीरंगा के कुछ एलिफेंट रिजर्व हम देखेंगे। काजीरंगा कार्बी अंगलोंग, काजीरंगा असम में है। काजीरंगा फेमस है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। धनसिरी लुंगडिंग एलिफेंट रिजर्व ये असम में है। इटंकी जिसे बोलते हैं ये नागालैंड में है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। और सिंगफांग यह नागालैंड में है और भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व है। ये भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व है ये। अब आते हैं डांडेली पे। डांडेली भारत का 29वां एलिफेंट रिजर्व है, 2015 में बना, 2011 में 28वां बना और अभी हाल ही में 30वां बना। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मैसूर के बारे में जान लीजिए, आपसे कोई पूछे भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, तो मैसूर एलिफेंट रिजर्व। वायनाड एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है, केरल में है। वायनाड नाम से एक वो भी है, क्या बोलते हैं, ये एक माइक साइट भी है, माइक साइट भी है। ये साइट संस्था का एक प्रोग्राम है माइक, जिसका माइक साइट भी है वायनाड, अभी अभी मैंने आपको बताया। नीलगिरी ये तमिलनाडु में है नीलगिरी, और रायला ये आंध्र प्रदेश में है। रायला दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, रायला एलिफेंट रिजर्व। अब कुछ साउथ ब्रह्मपुत्रा रीजन के हम एलिफेंट रिजर्व देखेंगे। दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, यह अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। और दिहिंग पटकाई या दिहांग पटकाई भी कुछ लोग बोलते हैं, ये असम में है। दिहांग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। गारो हिल्स, खासी हिल्स को बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया है। और मेघालय में है गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। अब आते हैं केवल लास्ट के दो, इन दोनों को आप पढ़ लेंगे तो 30 कंप्लीट हो जाएंगे। उत्तराखंड जिसका पुराना नाम उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल में एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है शिवालिक। और उत्तर प्रदेश में एक एलिफेंट रिजर्व जिसका नाम है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व, नाम ही इसका है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट वीडियो ऑन एलिफेंट रिजर्व इन इंडिया। एलिफेंट रिजर्व क्या होते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, साइट संस्था क्या है, माइक संस्था क्या है, सीएमएस क्या है, और उसके बाद एलिफेंट कितने टाइप के होते हैं, एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट, सब कुछ मैंने आपको बतलाया। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाया आपने तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।